नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है महेश सचदेव के द्वारा। देखो 1970s में एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था अरब कंट्रीज में से इराक जो है वो सबसे ज़्यादा लकी देश है, क्योंकि इराक के पास पानी भी है, इराक के पास ऑयल भी है, इराक के जो सिटीजन्स हैं काफ़ी मॉडर्न हैं और वहाँ पर बाथिस्ट रेजीम है, मतलब बाथ पार्टी का रूल है। बाथ पार्टी के लीडर थे सद्दाम हुसैन। हालांकि वो देखो डिक्टेटर थे और उनका रेजीम इराक में अथॉरिटेरियन रेजीम था। लेकिन देखो इराक का जो अथॉरिटेरियन रेजीम था वो बाकी अरब देशों के मुकाबले में प्रोग्रेसिव था और कम करप्ट था। लेकिन उसके बाद जैसे नज़र लग गई इराक को किसी की, काफ़ी सारे वार्स में इराक शामिल हुआ, ईरान के साथ युद्ध हुआ, गल्फ वार 1991 में हुआ। उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने नाम दिया गल्फ वार को, यानी कतर को कैप्चर करने की ये जो लड़ाई है ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स है। उसके बाद इराक के ऊपर सैंक्शंस भी लगे। 2003 में यूएस की फोर्सेस ने इराक के ऊपर अटैक किया, ऑक्यूपाई किया। उसके बाद से अल कायदा तो कभी आईएसआईएस ने इराक के ऊपर कब्जा किया और अभी भी इराक में बड़े स्केल पर यूथ के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन उठता है क्यों, मतलब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब यूथ बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। रीजंस देखो काफ़ी हैं। सबसे पहला रीज़न, इराक के यूथ को ये लगता है जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो इनकॉम्पिटेंट है और करप्ट है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इराक में, सिविक एमिनिटीज़ का अभाव है, फॉरेन डोमिनेशन देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से, ईरान का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है इराक के अंदर, यूएसए की काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो इराक के जो यूथ हैं इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। वैसे देखो और भी काफ़ी रीजंस हैं। 2018 में इराक का ऑयल एक्सपोर्ट था $91 बिलियन। अगर देखो इस रकम को इराक की पॉपुलेशन में बांट दिया जाए तो हर एक सिटीजन को एक दिन में $6 मिलेंगे। लेकिन बावजूद इसके इराक की जो 41% पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। और गरीबी रेखा है कितनी, जो एक दिन में $3.2 या इससे कम कमाते हैं वो इराक में गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। चौथा पॉइंट, देखो इस्लामिक स्टेट को हराए हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट की वजह से इराक के जो सिटीजन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हुए थे उनका रिहेबिलिटेशन अभी भी नहीं हुआ है। इस वजह से भी वहाँ के यूथ में गुस्सा है। 5वां पॉइंट, जैसा हमने डिस्कस किया, यूएस और ईरान जैसी कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है इराक के अंदर और ये बात वहाँ के यूथ को अच्छी नहीं लगती। एग्जाम्पल ये देखने को मिला कि ईरान के जो काउंसलर ऑफिस हैं करबला में या फिर नजफ में, उनको जला दिया गया यूथ के द्वारा अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए। वैसे देखो 1 दिसंबर को इराक के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन यूथ शांत नहीं हुए और प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। खास बात यह है यूथ के द्वारा जो इराक में प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो देखो इंक्लूसिव है। अदरवाइज तो इराक की जो सोसाइटी है काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है इंडिया की तरह। इंडिया में अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर शिया, सुन्नी, यज़दी, कुर्द, इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और आपस में इन कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। लेकिन इन प्रोटेस्ट में काफ़ी कम्युनिटीज़ के यूथ एक साथ आकर पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रोटेस्ट यूथ के द्वारा किया जा रहा है वो ना सिर्फ नॉन वायलेंट है बल्कि इंक्लूसिव भी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं इन प्रोटेस्ट के सक्सेसफुल होने के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज देखो ये है कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूथ के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। अभी तक 400 से ज़्यादा यूथ की डेथ हो चुकी है इन प्रोटेस्ट में। और इवन नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर दूसरे कंट्रीज़ की इंटरफेरेंस भी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते क्या हुआ, एक अननोन गनमैन ने प्रोटेस्टर पर गोली चला दी जिसमें 22 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई और 3 पुलिस वालों की भी डेथ हो गई। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि यह कार्य कौन सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया या फिर किस देश के इशारे पर किया गया।
दूसरा चैलेंज ये है, देखो अभी जो प्रोटेस्टर हैं वो करंट पॉलिटिकल सिस्टम को तो रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं अभी जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अनुसार सिया का गवर्नमेंट में इतना कोटा होगा, सुन्नी कम्युनिटी का गवर्नमेंट में इतना कोटा होगा, ये गलत है। डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए और मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर जॉब्स लगे, मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी हो। बट देखो प्रोटेस्टर्स कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हैं किस प्रकार का सिस्टम वो चाहते हैं। उनका विरोध तो है करंट सिस्टम के खिलाफ, लेकिन वो अल्टरनेटिव नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज, तीसरा चैलेंज देखो ये है, जैसे 1857 की क्रांति में जो हमारे लीडर्स थे वहां पर हायरार्की नहीं थी, कोऑर्डिनेशन का अभाव था। उसी प्रकार से इराक में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, हायरार्की का अभाव है। तो एक जॉइंट लीडरशिप प्रोटेस्टर्स के द्वारा जो प्रेजेंट की जानी चाहिए वो जॉइंट लीडरशिप नहीं इमर्ज होकर आ रही है। चौथा चैलेंज, इन प्रोटेस्टर्स के सामने देखो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। एक तो पॉलिटिको क्लर्जी नेक्सस है, मतलब वहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके बीच और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच अलायंस देखने को मिलता है, जो नहीं चाहता यूथ के जो प्रोटेस्ट हैं वो सक्सेसफुल साबित हों। इसके अलावा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अल कायदा, ISIS ये फिर से रीग्रुप होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि देखो इराक में ऑयल काफ़ी ज़्यादा है। आरोप ये लगता है USA ने भी इराक के ऊपर अटैक किया था 2003 में ऑयल वेल्स पर कब्जा करने के लिए। तो उसी लिए ये IS, अल कायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो ऑयल वेल्स पर कब्जा करने के लिए फिर से कोशिश करते रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो, हम ऑयल पे कब्जा करें, एक्सपोर्ट करें, पैसा कमाएं। इवन सद्दाम हुसैन की जो पार्टी है बाथ पार्टी, उनके लोग भी कोशिश कर रहे हैं फिर से सद्दाम हुसैन जैसा रोल इस्टेब्लिश किया जाए इराक में। तो ये सभी एक्टर्स नहीं चाहते कि यूथ के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है मॉडर्न रेजिम इस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, वो प्रोटेस्ट सफल हो। जैसा हमने डिस्कस किया वैसे तो देखो इराक के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आर्टिकल में काफ़ी सारे सजेशंस दिए जाते हैं। पहला सजेशन, इराक की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए, और उस पैकेज में प्रोटेस्टर्स की जो बेसिक डिमांड्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए ताकि प्रोटेस्टर्स का जो डिस्ट्रेस है यानी दुख है वो कम हो। दूसरा सजेशन, नई जो गवर्नमेंट बने इराक में वो देखो सेक्ट्स के आधार पर नहीं होनी चाहिए कि सिया कम्युनिटी के इतने लोग होंगे, सुन्नी कम्युनिटी के इतने लोग होंगे। तीसरा सजेशन, इराक को देखो इस समय एक नए संविधान की आवश्यकता है। चौथा सजेशन, देखो इराक में ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएं जो यूथ की एस्पायरेशंस के प्रति सिंपैथेटिक हों, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस ने इस्टेब्लिश किए जाएं उनको इस बात का एहसास हो कि इराक के जो यूथ हैं वो क्या चाहते हैं और उस दिशा में वो इंस्टीट्यूशंस काम भी करें। लास्ट सजेशन, नई जो लीडरशिप आएगी इराक में उनका भी टेस्ट होगा, क्या वो नेशनलिज्म के पैमाने पर खरा उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं। क्योंकि देखो बार बार आरोप ये लगता है काफ़ी सारे जो इराक में पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो या तो USA के लिए काम करते हैं या फिर ईरान के लिए काम करते हैं। वो अंडर कवर एजेंट्स इनडायरेक्टली आप कह सकते हो USA के या फिर ईरान के। उनके नेशनलिज्म पर बाल बाल सवालिया चिन्ह लगता रहता है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का क्या रोल है इस पूरे सिनेरियो में, इंडिया को क्या करना चाहिए। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं इराक की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। देखो इराक अभी इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल का। अगर इराक में इंस्टेबिलिटी रहती है तो हमारे ऑयल के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। दूसरा, 2018-19 में हमारा डायरेक्ट बायलैटरल ट्रेड इराक के साथ था $24 बिलियन से। इंडिया के एक्सपोर्ट की लार्जेस्ट मार्केट है इराक और ग्रोथ का भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इस वजह से इराक में अगर इंस्टेबिलिटी रहती है तो हमारे एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा। और वैसे देखो 1975 से लेकर 85 के बीच इराक इंडिया के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बिगेस्ट मार्केट था, लेकिन बाद में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और आज इराक में हमारा एक्सपोर्ट कम होता है। यहाँ पर वैसे वन ऑफ लार्जेस्ट मार्केट लिखा होना चाहिए। इंडिया का एक्सपोर्ट देखो USA में काफ़ी ज़्यादा है, UAE में काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इराक में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा होना चाहिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट।
उसके बाद देखो इंडिया जो है इराक की हेल्प कर सकता है एमएसएमईज में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये हमने समझा इराक की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया किस प्रकार की हेल्प कर सकता है इराक की। देखो इंडिया इराक की हेल्प कर सकता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने में, क्योंकि देखो इंडिया भी एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सेक्ट के लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया ने उस डाइवर्सिटी को सहेज के रखा है। उसी के हिसाब से हमारे देश में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो इराक को हमसे सीखने की आवश्यकता है। इस डायरेक्शन में इंडिया इराक की हेल्प कर सकता है ताकि इराक में भी ऐसे सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने जो इराक में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी की एस्पायरेशंस को एड्रेस कर सकें। वैसे देखो इंडिया और इराक के बीच सिविलाइजेशन टाइज हैं। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन पहले इराक में हुआ करती थी और इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन, हमेशा से दोनों सिविलाइजेशंस के बीच ट्रेडिशनल टाइज रहे हैं और गुडविल है इराक की सोसाइटी में इंडिया के प्रति। सद्दाम हुसैन हालांकि वो डिक्टेटर थे लेकिन उन्हें इंडिया का काफ़ी करीबी माना जाता था, उनके अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के साथ। तो आवश्यकता अभी ये है ना सिर्फ इंडिया हेल्प करे इराक की ट्रांसफॉर्मेशन में, बल्कि बायलैटरल रिलेशंस जो अभी हैं इंडिया और इराक के बीच उन्हें एक नए मुकाम पर ले जाया जाए। तो ये इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इराक में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।